हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर 6 तक कर लिए थे। अब हम इस भाग में करेंगे इसके आगे वाले अभ्यास प्रश्न संख्या 7 से लेकर 12 तक। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आग लगने के समय फायरमैन पानी की हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो बच्चों, जब कहीं पर आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है तो फायरमैन क्या करता है कि जो पानी का हौज है उससे पानी का प्रयोग करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, वो पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है जल जो है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और यदि विद्युत उपकरणों पर पानी चला जाएगा तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आग बुझाने वाले व्यक्ति को करंट लग सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि आग लगने के समय फायरमैन जो है पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं, क्योंकि जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और यदि आग बुझाते समय जल जो है वो विद्युत उपकरणों तक पहुंच जाए तो क्या होगा, जल जो है विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले व्यक्ति को हानि हो सकती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने समपरिक्षेत्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? बच्चों, उसने क्या किया है, बच्चे ने समपरिक्षेत्र से जब उसने जांच की तो साधारण पीने का पानी और समुद्र का पानी दोनों लिए, और उसने देखा कि जो समुद्र का पानी है उसमें चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जो समुद्र का पानी है उसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है, तो उसमें विद्युत धारा का चालन जो है वो भी अच्छे से हो रहा है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि हम जानते हैं कि लवण जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, और हमें पता है कि जो समुद्र का पानी है उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। इस कारण चुंबकीय सुई जो है वो समुद्र के पानी के लिए अधिक विक्षेप दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, क्या ये सुरक्षित होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब वर्षा हो रही है तो क्या हो रहा है, जल जो है वो धरती पर बरस रहा है, और जल क्या है, विद्युत का सुचालक है, और यदि लाइनमैन क्या कर रहा है, लाइन को ठीक कर रहा है, तो क्या हो सकता है, उसे करंट लग सकता है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि नहीं, पानी जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, अतः तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्षा के दौरान जो है विद्युत प्रवाह की दशा में लाइनमैन को भारी झटका लग सकता है और जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो इसलिए उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आंसू जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके समपरिक्षेत्र से उसका परीक्षण किया, और क्या देखा उसने, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? बच्चों, हमने पढ़ा था कि आंसू जल जो है उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, और वर्षा का जल जो है वो भी क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है। तो जब पहेली ने इस प्रयोग को किया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो वर्षा का जल था उसमें क्या हो रहा था, चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शा रही थी। तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि उस जल में कोई अशुद्धि मिल गई हो, या फिर पहेली ने जब प्रयोग करने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल किया हो उसमें भी कुछ अशुद्धि रह गई हो, इस कारण जो जल है वो विद्युत धारा का चालन कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम कि वर्षा के जल का समपरिक्षेत्र से परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई विक्षेप दिखाती है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है कि वर्षा का जल जो है वो वायुमंडल के संपर्क में आकर अशुद्धियों से युक्त हो जाता है। जब बरसात जो है वो जमीन पर नीचे आ रही है तो वायुमंडल की अशुद्धियां उसमें मिल जाती है, तो इस कारण हो सकता है कि चुंबकीय सुई हमें विक्षेप दिखा रही हो। या फिर क्या हो सकता है कि कांच के साफ बर्तन में भी जो है कुछ अशुद्धियां आ गई हो, तो इस वजह से भी पानी क्या हो गया हो, अशुद्ध हो गया हो, और विद्युत धारा का चालन उसमें हो रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। बच्चों, हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी हो सकती है? जैसे पानी की टोंटी, जो हम बाथरूम वगैरह में जो नल लगवाते हैं उनके ऊपर धातु जो है वो निक्षेपित की जाती है, यानी कि विद्युत लेपन उनमें किया जाता है। इसके अलावा गैस के जो बर्नर होते हैं या फिर धातु के जो बर्तन होते हैं जो हमें बहुत ही चमकीले दिखाई देते हैं, उनमें भी क्या है? विद्युत लेपन किया गया है। इसके अलावा कार के कुछ भाग, साइकिल का हैंडल और पहियों की रिम, इनमें भी विद्युत लेपन की प्रक्रिया काम में ली जाती है। और आपको पता है कि जो महिलाओं के आभूषण होते हैं जो हमें सोने चांदी जैसे दिखाई देते हैं, नकली आभूषणों पे भी क्या किया जाता है? सोने और चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, तो वो क्या करते हैं? एकदम असली जैसे हमें दिखाई देते हैं। तो ये सभी वस्तुएं हैं, इनमें क्या होता है? विद्युत लेपन की प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए? कारण भी लिखिए। बच्चों, हमने एक क्रियाकलाप किया था विद्युत लेपन का। इसमें हमने क्या किया था कि हमने जो है तांबे की इस तरह से 2 प्लेट ली थी और उन्हें एक बैटरी से संयोजित किया था। उसके बाद हमने उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिया था और कुछ समय बाद हमने देखा था कि कॉपर क्या हो रहा था, जो हमारा धन टर्मिनल था वहाँ से कॉपर जो है विलयन में मिल रहा था और वो विलयन का कॉपर जो है वो ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर जाकर निक्षेपित हो रहा था। तो हमें पूछा है कि यदि हमें क्या करना पड़े, कॉपर के शोधन में हमें इस प्रक्रिया को काम में लेना पड़ रहा है, तो हमें जो है जो इलेक्ट्रोड जो है वो धन टर्मिनल से कौन से वाले को जोड़ना चाहिए, किस प्लेट को हमें धन टर्मिनल से जोड़ना चाहिए? तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि अशुद्ध कॉपर की छड़ जो है उसे हमें बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जो अशुद्ध छड़ है उसमें और भी अशुद्धियाँ मिली हुई होगी, लेकिन उससे कॉपर जो है वो कहाँ चला जाएगा? विलयन में चला जाएगा और जो ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट है वहाँ पर जाकर वो कॉपर निक्षेपित हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम कि इस इलेक्ट्रोड पर से क्या होगा, कॉपर धातु जो है वो विलयन में घुल जाती है और ये जो स्वतंत्र कॉपर है ये बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है और उस पर निक्षेपित हो जाता है। तो इस तरह से जो है कॉपर का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया है और इसी के साथ साथ हमारे अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर पूरे हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।